नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पांचों राज्यों में मतदान का काम पूरा हो गया है। अब काम शुरू हो गया है आकलन का, अनुमान का, अंदाजे का। और अलग अलग टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। इनमें अलग अलग राज्यों के लिए भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन निधि दो राज्यों को लेकर सबसे ज़्यादा दिलचस्प भविष्यवाणी है, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जहाँ माना जा रहा था कि 18 साल के शासन के बाद बीजेपी को बड़ी टक्कर देगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आसानी से सरकार बना सकती है, वहाँ पर कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की जा रही है अधिकांश एग्जिट पोल के द्वारा। और साथ ही तेलंगाना में जहां पर कि बीआरएस की कोशिश थी अपनी हैट्रिक बनाने की, वहां पर कांग्रेस उसको कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। यहां तक कि इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में तो भविष्यवाणी की गई कि वहां पर कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है जो ये रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि हमें 3 दिसंबर तक, रविवार तक इंतजार करना होगा कि कौन सी पार्टी कहां पर अपनी सत्ता में काबिज हो रही है, लेकिन फिलहाल आज ये तमाम रुझान मिल रहे हैं। हमारे साथ अब खास मेहमान, आपको बता दें, स्टूडियो में आरती जैरत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, मनीषा प्रियम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, साथ ही संदीप शास्त्री जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर लोकनीति के। मनीषा प्रियम मैम, अगर आपसे पहले शुरुआत करूँ, तेलंगाना हम सबके सामने एक क्लियर एक तरह से रुझान वहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। क्या ये सरप्राइजिंग है या इसका अनुमान था ही? नहीं, बहुत ही हैरानी वाले ये नतीजे, अगर एग्जिट पोल सही होते हैं 3 तारीख तो ये होने वाले हैं। खास करके इसलिए कि श्री के चंद्रशेखर राव जी की जो छवि है वो इस राज्य के बनने के साथ जुड़ी हुई है। तो वो एक तरह से समझिए कि अलग तेलंगाना राज्य के बिरसा मुंडा हैं, वो इसके शिल्पकर्ता हैं। और आज जिन वेलफेयर पॉलिसीज के दम पे कांग्रेस जीती कर्नाटक, वो प्रो पुअर, प्रो फार्मर, या छत्तीसगढ़ में जैसी पॉलिसी उसकी, या गहलोत जो प्रॉमिस कर रहे हैं, केसीआर वो सब कुछ कर चुके हैं। और पिछले चुनावों में, पिछली बार 2018 में केसीआर को नायक बताया जा रहा था कि मैसिव वेलफेयर स्कीम्स, किसान के लिए रायतु बंधु स्कीम, इरिगेशन के लिए, किसान के लिए सपोर्ट की निधि जो है वो, और तरह तरह के वेलफेयर स्कीम्स बना के वो ऐसा लगता था कि वो एकदम काबिज हो गए हैं अपने राज्य के दायरे में। लेकिन वहाँ देखिए कांग्रेस जो है वो रिसर्जेंस पे जाता है, और कांग्रेस के विरोध करके जो राज्य बना हुआ था वहाँ कांग्रेस आगे बढ़े, और वो भी एक रेड्डी नेतृत्व में आगे बढ़े। तो कई कारणों से वेलफेयरिज्म के, सेपरेट स्टेट के, लीडरशिप और चेहरा की राजनीति के, सब पे जो दिखता है तेलंगाना की, ये जो आपको दिखता है, कांग्रेस सरकार भले ना भी बनाए तो इतनी संख्या आना भी अपने आप में बिल्कुल। संदीप शास्त्री जी, आपको लाना चाहूंगा इसी चर्चा के लिए। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का जीत का जो बूस्ट मिला, उसको लगता है कि पूरी तरह से जमीन पे उतारने में कामयाब होती दिखाई दे रही तेलंगाना में। कांग्रेस पार्टी को जो कर्नाटक का विक्ट्री था उससे बहुत फायदा तेलंगाना में जरूर हुआ है। और दूसरी बात, आई थिंक ये नतीजा अगर ऐसे ही निकला जी, तो दक्षिण भारत का एक जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी देश के दूसरे भागों से अलग है। वो कर्नाटका हो, वो तेलंगाना हो, वो तमिलनाडु हो, वो केरला हो, यहाँ की तो पॉलिटिक्स बहुत ही अलग है। और कांग्रेस का जो एक रिवाइवल शायद इस एग्जिट पोल के रिजल्ट से आप देख रहे हैं। 2-3 बातों की यहाँ पे एक मुझे लगता है संकेत है। एक, ये राज्य की स्थापना की जो बात थी, वो लहर थी, वो इमोशन था, वो इमोशन थोड़ा आज कम हो गया क्योंकि 10 साल हो गए हैं, अभी एक जनरेशन चेंज हो गई। तो उस बात पे वापस चंद्रशेखर राव को सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल था। एंड जैसे मनीषा जी ने कहा, वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, लोगों को उसका बेनिफिट भी मिला था। पर आज लोग पूछ रहे हैं वेलफेयर प्लस और क्या हो रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी की तो एक फीलिंग वेरी क्लियरली थी, पर हमने दूसरे राज्यों में भी ये देखा है, एंटी इनकम्बेंसी अलोन एक पार्टी को डिफीट नहीं करती है, उसके साथ और फैक्टर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे एक रिसर्जेंट कांग्रेस, ये कास्ट कैलकुलस जो कांग्रेस ने डेवलप किया और जो उनका एक रेनबो कोलिशन विद द रेड्डीज इन फ्रंट उन्होंने डेवलप किया, आई थिंक थोड़ा उसका एक इम्पैक्ट आप इस एग्जिट पोल के नतीजे में देख रहे हैं। क्या ये December 3 को कन्वर्ट होगा, ये अलग प्रश्न। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम, ये तो है ही कि भाई 3 तारीख का ही इंतजार करना होगा। लेकिन आरती जी, ऐसा क्या अलग हुआ तेलंगाना में? क्योंकि अगर हम देखें स्कीम्स जो है, मध्य प्रदेश की बात कर लें, 18 साल से हैं, फिर भी एक तरह से कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अगर तेलंगाना की मैं आपसे समझना चाहूँ आपसे कि तमाम योजनाओं के बावजूद
अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि क्योंकि 2014 में ये राज्य बना और राज्य बनता है, उसके अगवा भी केआरएस रहते हैं, क्या गलत क्या गया उनके खिलाफ जो ये इस तरह के रुझान दिख रहे हैं? देखिए, वेलफेयर स्कीम्स तो अपनी जगह पे हैं और हाँ, चंद्रशेखर राव ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लागू किए हैं और डिलीवरी भी हुआ है उन पे। पर दो तीन बातें हैं। एक तो परिवारवाद जो हमने खूब देखा है तेलंगाना में, और दूसरा भ्रष्टाचार। ये दोनों मुद्दे तो उनके खिलाफ गए। अब ये है कि जब एंटी इनकम्बेंसी का मूड हो जाता है, पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था तेलंगाना में, क्योंकि वो एक तो स्टेटहुड का इमोशन था, वो लहर था, तो वो तो हम चंद्रशेखर राव के फेवर में जाता। पर आज के दिन में अगर एंटी इनकम्बेंसी हो तो किसको वोट देंगे? बीजेपी का फुटप्रिंट बहुत छोटा है तेलंगाना में, पर कर्नाटक के बाद जिस तरीके से कांग्रेस रिवाइव हुई है, लोगों के पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन निकल आया कांग्रेस। और ये हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस को मरे हुए देखते हैं यूपी में, बिहार में, सब जगह उत्तर में, पर साउथ ऑफ द विंध्यास कांग्रेस अभी भी थोड़ा जिंदा है। ये नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल मर गई है। तो कर्नाटका से जो उनको हवा मिली है वो कांग्रेस को रिवाइव कर रही है। और मेरा मतलब मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प रिजल्ट है अगर ऐसे निकले तो ये नतीजे, क्योंकि इसका नेशनल इम्पैक्ट जरूर होगा अगले साल लोकसभा पोल में। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन संदीप सर ये आपसे समझना चाहेंगे, जो हवा की बात हो रही कि हवा कांग्रेस पार्टी बनाने में कामयाब रही, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उस हवा को आप ईवीएम में कैसे डालते हैं? इसमें आपको लगता है नहीं कि बीआरएस ज़्यादा कामयाब होगी, क्योंकि उसके पास अपना एक मजबूत संगठन है, कार्यकर्ता है, सिस्टम है, और साथ ही साथ जिस तरह का काम उन्होंने किया है, लोक लुभावा नीतियों की बात होती है, तो क्या उसकी काट कांग्रेस पार्टी ने इस तरह ढूंढ ली कि ये जो 10 ग्राम सोना, आपको लगता है ये सोना जो है खरा कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होता दिख रहा है? नहीं, बीआरएस ने कैंपेन के अंतिम 8-10 दिन में काफ़ी अटेम्प्ट किया। जब उन्होंने देखा कि एक हवा राज्य में चल रहा है, तो उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किया लास्ट 8-10 दिन में कुछ चेंज करने की एक कोशिश की। पर जब एक लहर एक राज्य में आप देखेंगे, आप जो भी करें, अंत में जो आप प्रयत्न करें उसका कोई उतना प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि लोगों ने फैसला कर दिया है कि हमें ये बदलाव चाहिए, हमें इस पार्टी को हम सपोर्ट देंगे। सो जो भी लास्ट मिनट में आप अटेम्प्ट करेंगे, और जैसे आरती जी ने कहा, काफ़ी फैक्टर्स थे जो बीआरएस के विरुद्ध जा रहे थे। एक परिवारवाद हो सकता है, दूसरा भ्रष्टाचार हो सकता है। इन दोनों विषयों पे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने काफ़ी फोकस किया था। और जिस तरह से पिछले 5 साल में बीआरएस की सरकार चली है, चीफ मिनिस्टर ज़्यादा उनका विजिबिलिटी नहीं था, कोविड-19 में काफ़ी कुछ काम नहीं हुआ था, उसका पूरा इम्पैक्ट अभी आप इस चुनाव में देख रहे हैं। अगर, और ये बहुत ही बड़ा अगर है, अगर हमारा एग्जिट पोल जो हम दिखा रहे हैं वो नतीजे परसों, अभी तो हमें अगर मगर की डगर पर ही चलना होगा, क्योंकि अभी तो 3 तारीख तक इंतजार करना होगा। विंग कमांडर और अनुमा आचार्य हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद हैं। अनुमा जी, जो ये तेलंगाना को लेकर जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, बहुत उत्साहवर्धक है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, जब से रेवंत रेड्डी जी ने पार्टी की पूरी टीम को एक साथ किया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, और एक हमारा संयुक्त उद्देश्य जो है वो लोगों को मिला, कार्यकर्ताओं में उत्साह आया। और वैसे भी हम नेचुरल सक्सेसर अगर ऐसे देखा जाए तो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, और जो दूसरी पार्टी है वो एक तबके का वोट लेने के लिए इच्छुक रहती है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है, टीम भी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में जिस तरह की सरकार चल रही थी, वहां के एमएलएज हैं, 40 ऐसे एमएलएज हैं जिनसे जनता को बहुत परेशानी थी, जनता त्रस्त थी, काम नहीं हो रहे थे, पहुंच नहीं सकते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस से तेलंगाना की जनता को एक उम्मीद की किरण दिखी, और वही हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस जिस तरह का सरप्राइज मिलने वाला है वो हमारे सामने, सबके सामने है। और वैसे भी जब एग्जिट पोल्स में नड्डा जी का चेहरा दिखाए जाने लगे तो ये समझने में आसानी होनी चाहिए कि रिजल्ट्स किस तरफ आ रहे हैं।
भले ही अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ और एग्जिट पोल जो छूट गए हैं, जो आपके चैनल पे मैं नहीं देख पा रही हूँ, उन लोगों के उनके बारे में भी बात करते हुए मैं ये कहूंगी कि इस चुनाव के जितने भी रिजल्ट्स आएंगे 3 दिसंबर को, हमारे लिए, कांग्रेस के लिए वो जलसे की बात ही होगी। आज अनुमा जी आपने बात की है बीजेपी की, तो बीजेपी के आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जिस तरह के रुझान या कहें भविष्यवाणी एग्जिट पोल कर रहे हैं तेलंगाना को लेकर, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां पर एक समय में काफ़ी मजबूत दिख रही थी, लेकिन कर्नाटक की हार के कारण थोड़ा सा मनोबल गिरा वहां पर, कार्यकर्ताओं को अंदरूनी भी उलझने रहीं। तो ये जो रुझान आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो कोशिश थी बीजेपी की कि वहां पर एक त्रिशंकु विधानसभा बने, उसमें कामयाबी मिल पाएगी, या फिर यहाँ पर एक स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो एक बात स्पष्ट करें अखिलेश की, ये जो अनुभा जी ने कहा ना कि जब नड्डा जी का चेहरा देखें, ये आपके यहाँ होता है कि आपका तो एक ही चेहरा है। वो सुबह की ब्रेकफास्ट जो पार्टी होती है, जो डायनेस्टी ब्रेकफास्ट में होते हैं, वही चेहरा दिखता है। दूसरा चेहरा तो आपके यहाँ खड़गे जी का चेहरा कभी थोड़ा दिखाया जाएगा, तो राहुल गांधी का ही चेहरा दिखाया जाएगा आपके यहाँ। तो स्पष्ट है आपके यहाँ पार्टी में कितना लोग चलते हैं। मैंने आपको टोका नहीं बहन, मैंने आपको टोका कि जी जी आरपी जी अपनी बात पूरी कर लें। अनुमा जी इनको बोलने दीजिए। जी नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं। मैंने इनको टोका क्या जब ये बोल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं टोका। आप अपनी बात पूरी करें आरपी जी। आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी कर लें। तो परिवारवाद वाली पार्टी को इससे आगे सूझना भी नहीं चाहिए, और इनके लिए इन लोगों का खड़गे जी का चेहरा दिखा। खड़गे जी आपकी जानकारी के लिए यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जिसमें खड़गे जी एक एम्प्लॉय तो नहीं कहता, परंतु उसमें एक कारगर है, और उसका मालिक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। कितना चेहरा है कितना नहीं चेहरा सबको जानकारी है, सबको समझ लगता है। और पार्टी में वही हालत है जो यंग इंडिया में खड़गे जी की जो हालत है। जी अब आरपी जी अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में क्या आपको लग रहा है बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? देखिए, जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है उसमें हम लोग पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर वहां पर त्रिशंकु वहां पर अगर रिजल्ट आएंगे तो चीजें बदली दिखेंगी आपको। जरा रुक जाइए और एक आधे घंटे तक और रुक जाइए, आपके सर्वे ही रिवाइज होंगे और आपको देखेगा कि भाजपा पिछली बार से बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रही। ठीक है अनुमा जी, मुझे आपसे सवाल, तेलंगाना से तो बहुत उत्साहजनक रिजल्ट्स मतलब रुझान दिख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी बीजेपी की। वहां पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज एक तरह से कहा जाता है मैदान में हैं, फिर भी वहां से जो रुझान दिख रहे हैं वो उत्साहवर्धक नहीं है कांग्रेस के लिए बिल्कुल। देखिए, मैं मध्य प्रदेश 2 महीने से थी, और मैंने ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो था वो मेरे अंडर में था। मैं उसके मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी, तो मुझे ये मालूम है कि उस क्षेत्र में 34 में से 26 से लेकर 30 सीटें तक कांग्रेस को मिलने वाली हैं। एक बात। दूसरी बात, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। जो इंडिया टुडे का एक सर्वे हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उसके हिसाब से कांग्रेस की वहां सरकार बन रही है, और मैं ऐसा मानती हूं कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज और हुई है जो आप सभी ने देखा होगा, बालाघाट में किस तरह से पोस्टल बैलेट को खोल दिया गया, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी शुरू कर दिया। हमने तो ये भी सुना था कि श्यामला हिल्स में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ पर कागज जलाए जा रहे हैं, सतपुड़ा भवन की फाइलें पहले ही जल चुकी थी। ये सारे चीजें बताती हैं, बहुत साफ बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जी अनुमा जी हमारे साथ रजत सेठी जी भी जुड़ गए हैं। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। मध्य प्रदेश को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह के रुझान की भविष्यवाणी कहें कि एग्जिट पोल कर रहे हैं, कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रिडिक्शन करना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि दोनों पार्टियों का लगभग वोट शेयर 41% के आसपास ही रहता है ना। उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होता है एक तरफ या दूसरी तरफ। जितनी भी पोलराइजेशन अगर आप हो जाए वोट्स का किसी भी पार्टी की तरफ, एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, कहीं पे भी स्टेट इलेक्शन में हमने बहुत मेजर स्विंग नहीं देखा। इसीलिए हर बार वहां प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, मैं वहां पर उस टाइम शिवराज जी का कैंपेन मैं खुद लीड कर रहा था। हर संभव सिग्नल से यही आ रहा था कि शिवराज जी एज पे हैं, आगे हैं, लीड कर रहे हैं, और 42% वोट शेयर आया बीजेपी का। वहां पे 41% आया था कांग्रेस का। बट आप सीटें देखिए, कांग्रेस की सीटें कई 10-12 सीटें ज्यादा आई। तो कई बार इतने बड़े प्रदेश में वोट शेयर अगर आप एक्यूरेटली भी मेजर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सीट प्रेडिक्ट कर पाना अपने आप में बहुत 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 मुश्किल चीज है। जब तक कि आप उतना व्यापक सर्वे ना करें, एग्जिट पोल के दिन कुछ ही समय होता है, कुछ ही घंटे होते हैं,
प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है कि आप हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट्स कर सकें। इसीलिए आपको जो भी वेरिएशन दिख रहे हैं उनका कारण आपको यही है। बॉल पार्क में ये है कि ये लगभग ठीक दोनों पार्टियां बराबर हैं, एज थोड़ा सा कांग्रेस को है। आई थिंक मैं रजत जी की बात को मानूंगा कि पिछले चुनाव देखें और अभी एग्जिट पोल्स भी देखें आप, तो कांग्रेस और बीजेपी की वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है जी। फर्क वहां आएगा कि कांग्रेस और बीजेपी उनके कैंडिडेट्स कितने मेजॉरिटी से जीतते हैं या कितने मेजॉरिटी से हारते हैं, वहां पे फर्क आएगा। पिछली बार भी यही हुआ, वोट फर्क सिर्फ 1% का था, पर वो 1% ने कांग्रेस के विक्ट्रीज थोड़े बड़े मार्जिन से हुए, बीजेपी के विक्ट्रीज थोड़े छोटे मार्जिन से हुए, उस कारण से वो सीट्स एक्स्ट्रा कांग्रेस। एक और फैक्टर हो सकता है सर जिसके बारे में बताना चाहता हूं, वो है बीएसपी और जीजेपी का अलायंस। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो अलायंस हुआ है, 178 सीटों पर बीएसपी, 52 पर जीजेपी लड़ रही है। और जब आप ये कहते हैं कि जब फासला बहुत कम अंतर से होता है तो वहां पर ये जो तीसरी शक्ति होती है ये काफी अंतर डाल सकती है। तो ये भी देखने की बात होगी कि बीएसपी और जीजेपी इस पे क्या करेगी। जी देखिए, ये लगभग हर बार हम देखते हैं कि बीएसपी एक गेम चेंजर बनने की प्रयास करता है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम में बीएसपी का बेस काफी ज्यादा इरोड हुआ है। एक समय में 8-9% वोट शेयर था बहुजन समाज पार्टी का। आज की डेट में दलित भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि बीएसपी का बेस इरोड ही हुआ है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं। मनीषा जी कुछ कहना चाह रही है, मनीषा प्रियम के पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, देश का मध्य है, देश का दिल माना जाता है, और वहाँ पर किसके हाथ में सियासत आती है ये अपने आप में बहुत ही चर्चा का दिलचस्प विषय है। मनीषा प्रेम, आपसे मैम कि जो भी यहाँ पर रुझान आंकड़े आ रहे हैं 3 दिसंबर को ही फाइनल होगा, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो भी अपने आप में एकदम बीजेपी को 18 साल की सरकार के बाद भी नकार नहीं रहे। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो केंद्र है, मध्य है, धुरी है एक तरह से, लेकिन एक में अनेक राज्य है। और जो बात ये अंक गणित में रजत जी बता रहे हैं या संदीप जी बता रहे हैं, वो आपको मैं वहाँ के भूगोल, भूखंड और वहाँ की संस्कृति के हिसाब से बता रही हूँ कि एक जो धड़ा है वो बिल्कुल अति गरीबी का धड़ा, वो चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो या इधर का ग्वालियर चंबल हो या विंध्य प्रदेश हो, वो लगभग वैसा ही लगता है जैसा बुंदेलखंड लगता है। यहाँ के मामले कुछ अलग हैं। यहाँ सोशल वेलफेयर, गरीबी रेखा से नीचे ऊपर जाना, ये बातें जो अहम रहती हैं। लेकिन मालवा में यदि आप जाएं और इधर ग्वालियर में और विंध्य प्रदेश मिला के 64 सीटें, मालवा चले आइए 66, तो ये एक तरह से मालवा में चले आइए तो उतनी गरीबी नहीं, लेकिन किसानी की बातें अहम। यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है जो एक अननोन लीडर था 2003 तक, और 2004-05 में जब वो आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो निचली जाति से किसानी की बात, और वो लोक गाथा के प्रचलन में रामायण के कथावाचक जैसे थे वैसे शिवराज सिंह चौहान उभरते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि किस तरह से किसानी और रामायण, उसको हिंदुत्व लोग कह देते हैं, मैं हिंदुत्व का आज तक मुझे मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन एक लोक गाथा, लोक कला के पर्व के हिसाब से वो अपनी एक इमेज बनाते हैं और पूरे के पूरे राज्य को वो होल्ड करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं, जिन चेतक घोड़ों को केंद्र से छोड़ के भेजा गया है, चाहे वो प्रहलाद जी पटेल जी हों या इधर नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, ये सब लोग उस वक्त कॉम्पिटिटर्स थे शिवराज जी के। तो आज आपने अनेक उनको भेजा है उस चेतक को रेन इन करने के लिए जिस चेतक ने आपको मध्य प्रदेश दिया। संदीप जी, आपको लाना तो चाहूंगा इस विडंबना में आप देखिए कि मध्य प्रदेश जो है वो आपको खंडित सा दिख रहा है। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इसमें अगर हमने एक जगह यज्ञ किया होता तो आपके पास किस तरह के नतीजे हो सकते थे। संदीप जी, आपके हिसाब से क्या होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि कोई एक राय नहीं है, किसी भी एग्जिट पोल की कोई एक राय नहीं है। टुडे चाणक्य की बात करें, न्यूज़ 24 की, तो वो तो 150 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ कई दूसरे हैं जो बीजेपी को 100 के नीचे भी रख रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या ये T20 मैच की तरह आखिरी बॉल तक जाएगा? ये तो T20 मैच की तरह आखिरी बॉल पे जरूर जाएगा, और दोनों में से एक आखिरी बॉल पे चौका या छक्का मारेगा, वो तो जरूर लगता है। पर मनीषा जी की बात को हम आगे डेवलप करें तो बीजेपी को 20 सालों के बाद 1.5 साल बीच में छोड़ के आप देखेंगे तो भी वो एडवांटेज उनको रही है, उनके वेलफेयर स्कीम्स की एडवांटेज रही है, उनकी स्टेट लीडरशिप की एडवांटेज रही है। इसलिए आप देखिए, जब बीजेपी का 3rd और 4th राउंड कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन हुआ
तब जो भी मुख्यमंत्री को चाहिए था सब मिल गया उनको, और उसके बाद कैंपेन पूरा बदल गया उधर। क्या अगर उन्होंने ये पहला करा होता, कुछ क्या बदलाव राज्य में आता? दूसरी तरफ कांग्रेस में उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को पूरा सपोर्ट पार्टी से था। और आपको रोकेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं। सिंहदेव साहब का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से एग्जिट पोल के बारे में जो भविष्यवाणी की जा रही है, वो यही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। पहले यह था कि कांग्रेस पार्टी काफी आगे, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबरी की और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आपका आकलन? जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। प्रोजेक्शन इस बार एक तरफा नहीं था, शुरू से ही एक तरफा नहीं था, और जो आकलन हम लोग भी कर रहे थे वो कोई एक तरफा आकलन नहीं कर रहे थे। एज है, कांग्रेस को एज है, 52 टू 62 हम मान के चल रहे थे, और 55 के आसपास आना चाहिए, 55 टू 60 के बीच में। ये आकलन था वोटिंग के बाद में, और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि वैसी ही स्थिति रहेगी। आपको राजनीति में तो आप हैं सिंहदेव साहब, लेकिन आपको राजपुरुष कहा जाता है, क्योंकि जो राजनीति की तिकड़म होती है, माना जाता है कि आप उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। इतना सच सटीक आकलन मुझे लगता नहीं कोई नेता इस तरह से करता हो, लेकिन फिर भी ये बात तो पूछी जाएगी आपसे बार बार, जो पिछले 5 साल से पूछी जा रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद का आपका जो वादा था आला कमान का, उसका क्या होगा? वादा था ऐसी बात कहाँ, ये कभी हाईकमान ने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, भूपेश भाई ने कभी नहीं कहा। वो बंद दरवाजों की बात है, वो बंद दरवाजों में है। और आगे इस बार जो हम लोग का अनुभव रहा पिछले 5 साल में, कि इसके चलते बहुत परेशानी हुई। मीडिया के भी सवाल रहे, जायज सवाल रहे, लोग भी पूछते थे, और हम लोग उस परिस्थिति से दोबारा नहीं गुजरना चाहते। और हाई कमांड के ऊपर हम लोग बिल्कुल एक लाइन से प्रस्ताव लाके कहना चाहते हैं कि आप जिसको जिम्मेदारी दीजिए, हम सब पूरी तरह से सहमत हैं मिलके काम करने के लिए। सर, आपसे ये सवाल कि ये बहुत ज़रूरी है, जो भी रुझान हमारे सामने आ रहे हैं कि जो टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है, वो बेहद ज़रूरी है। और अंत में वो तस्वीरें भी याद है किस तरह से दिल्ली में चक्कर लग रहे थे और फिर आप लोग केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े रहे, तो सबने मिलके काम किया। शायद ये जो रुझान मिल रहे हैं उस ओर इशारा है। जी, साथ काम हमको हमेशा करना ही चाहिए। कहीं कोई कमियां हैं उनको, ये हम सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये हमारी जवाबदारी है कि उनको दूर करना है, क्योंकि लक्ष्य कोई पद हासिल करने का नहीं है। आखिर लक्ष्य लोगों की सहयोग कर सकें, मदद कर सकें, क्षेत्र का विकास कर सकें। ये टारगेट को लेके जब हम चल रहे हैं तो बाकी चीजें छोटी हो जाती हैं। ये पीछे रखनी चाहिए चीजें, जो परिस्थिति बने उसके हिसाब से चलना चाहिए, और परिवार के बड़े ने जो फैसला किया उसको मान के चलना है हमको। सिंहदेव साहब, लेकिन जो आपका अपना आकलन है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली आपने बताया कि ये कभी भी एक तरफा मामला नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। क्या कारण है? क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस को 10% की लीड थी बीजेपी के ऊपर। अमूमन वहाँ पर होता है कि 1 या 2% के बीच ही बीजेपी कांग्रेस के बीच में अंतर रहता है, लेकिन 10% का अंतर होना और अब ये कहना, और जो रुझान भी कम से कम एग्जिट पोल के दिख रहे हैं कि जिसमें कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, ये इसके पीछे क्या कारण है? पिछले 5 साल में जो सरकार का काम काज रहा, क्या उस पर रिफ्लेक्शन है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं रही? अविभाजित मध्य प्रदेश में जब पटवा जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनने पंचायत के चुनाव में एक प्रयोग किया था कि पार्टी लाइन पे हमको चुनाव करना है, और पार्टी लाइन पे उनने चुनाव की घोषणा कर दी। पंच तक के कैंडिडेट हर पार्टी के बन गए, और वो समय है कि जो छत्तीसगढ़ काफी झुका रहता था कांग्रेस पार्टी के तरफ, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कि पंच लेवल तक का भी एक व्यक्ति उन्होंने अपने से जोड़ लिया। और तब से अगर आप चुनाव के नतीजे देखेंगे तो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस और भाजपा के लगभग बेसिक मिनिमम वोट शेयर, इसमें उससे नीचे ये दोनों पार्टियां नहीं गई। इसको आप 32 पकड़ लें, 30-32 के आसपास पकड़ लें, आप किसी भी चुनाव के नतीजे को देखेंगे तो चाहे जो जीता हो, चाहे लोकसभा में 10 सीटें भाजपा ले गई हो, 9 सीटें भाजपा ले गई हो, विधानसभा में जो भी परिणाम आए हों, पिछले बार की भी परिणाम देखिए आप कि एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में चुनाव हुआ था। बेसिक मिनिमम वोट शेयर एक 32% का ये विद्यमान है, छत्तीसगढ़ में विद्यमान है।
रफली 10% जो फ्लोटिंग वोट है, ये डिसाइड करता है कि कितना बहुमत किस तरफ जाता है। पिछले बार वो विधानसभा के चुनाव में 10% करीब कांग्रेस के पक्ष में था, 5 महीने बाद वो 10% का अंतर भाजपा के पक्ष में लोकसभा के चुनाव में चला गया। पर दोनों चुनाव में भाजपा को भी 32% मिले थे, कांग्रेस को भी लोकसभा में 32% से ऊपर मिले थे। तो ये रफली फिगर्स की अगर कहानी आप देखें तो ये है, दोनों पार्टियां हैं और जो फ्लोटिंग वोट शेयर है वो तय करता है कि किसकी लेकिन जो फ्लोटिंग है 10% जिसकी बात आप कह रहे हैं, क्या कारण है कि वो अपना बटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक तरफा नहीं झुक रहा है जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा था, कम से कम ये एग्जिट पोल के भविष्यवाणी के मुताबिक? 15 साल की पुरानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, रमन सिंह जी 15 साल से मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस ने बेहतर पिछले चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत किया था। इस चुनाव में जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, हम जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी सामने दिखेगी ही, तो उसका भी नुकसान सत्ता में रहते हुए अमूमन देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं दिखता है। लोकसभा के चुनाव में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन अमूमन आप कहीं का भी चुनाव देखें तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर रहता है और वो हो सकता है कि उसका हमको खामियाजा लेके चलना पड़ा। और अभी जो नतीजे दिख रहे हैं वो पिछले बार जैसे 75% से ऊपर सीटें कांग्रेस की नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी अपनी बात रखी और यही कारण है कि कई बार आपको पार्टी के भीतर भी आलोचना झेलनी पड़ती है, खासतौर से आपका वो बयान जिसमें यह कहा था आपने पीएम मोदी की मौजूदगी में कि केंद्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है पिछले 5 साल में, ये भी भारी पड़ा आपको पार्टी में कम से कम। जी, कुछ लाइन रहती है वो मेंटेन करना पड़ता है और मैंने तो जो बातें कही थी मुख्यमंत्री जी ने भी हूबहू वही बात कही थी 7 सितंबर को मोदी जी के सामने। और मैं राज्य की तरफ से मेजबानी कर रहा था, तो मेहमान को जिस तरह से नवाजना चाहिए, उनके उपस्थिति में जैसा बोलना चाहिए, मुझे लगा मैंने तो सिर्फ वही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आपने समय निकाला आज के दिन, बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद रजत के पास आएंगे और मध्य प्रदेश के आंकलन उनसे लेंगे। छोटा सा ब्रेक। राज्यों की जंग में एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ तमाम विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी भी हैं। मिस्टर सिंह, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम जानकार जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक तरह से जिस तरह से कांटे की टक्कर इन एग्जिट पोल में नजर आ रही है, लग रहा है कि अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर थोड़ा सा भरोसा और कर लेती और मजबूती पहले दे देती तो शायद इससे भी बेहतर नतीजे आ सकते थे, रुझान मिल सकते थे। अब भी बहुत बेहतर नतीजे आएंगे, जो आपके एग्जिट पोल उनसे अच्छे नतीजे आएंगे। 72 सीटों पर लगभग 80% महिलाओं ने वोट दिया है। आप चेक कर लीजिए, आपका डेटा वेरीफाई कर लीजिए। अगर 72 सीटों पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया तो इसका मतलब कि महिलाओं का पूरा आशीर्वाद मामा जी पर है। उनकी जो लाडली बहन स्कीम है वो कामयाब हो गई है और लोगों ने उनको उसके कारण से आशीर्वाद पूरा दिया है। बहनों ने पूरा आशीर्वाद दिया है। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैं आपके साथ जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन बैठूंगा। जब फाइनल रिजल्ट में आप देखेंगे बहनों का जो भरपूर प्यार, जो बेटियों का बहनों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिलने वाला है, वो एक गेम चेंजर होगा इस बार के मध्य प्रदेश के इलेक्शन का। जी, अनुमा जी हमारे साथ है। अनुमा जी, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इतनी लंबी सरकार चलने के बावजूद कांग्रेस टक्कर नहीं दे पा रही है? क्या कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है, इस कारण ऐसा हो रहा है? आप जो कहते हैं कांटे की टक्कर, मुझे तो लगता है बीजेपी में कांटे ही कांटे लग गए हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जब वीडियो वायरल हुआ तो उनके समझ में नहीं आया, क्योंकि अब ईडी, सीबीआई और आईटी से गठजोड़ नहीं होता तो वहीं के वहीं सारा कुछ मामला सुलट गया होता। लेकिन वो तो बीजेपी के अपने ही अलायंसेस हैं, तो वो भी हमने देखा। और जो बहनें हैं ना वो बहुत समझदार हैं, तभी तो वो जानती हैं। एक तो मामा जी आ नहीं रहे, बेचारे पूछ पूछ के परेशान हो गए कि बहनों मैं आऊंगा तो पसंद आऊंगा ना। और एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ एक पैनलिस्ट है जिनकी भाषा मुझे बहुत सरस लग रही है लेकिन उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस मर रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस इस देश की तसल्ली है और जब तक कांग्रेस है तभी तक इस देश में लोकतंत्र है। तो ये एक बात जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरने की कगार पे, ये कभी नहीं होगा। ऐसे दिवास्वप्न देखने वाले, ऐसे वॉर क्राई देने वाले लोग चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जिसने इस देश की आत्मा को बनाया है
लोकतंत्र से सींचा है, वो कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली। और आपकी फिर से बात दोबारा कांग्रेस के लिए तो बड़ी अच्छी भविष्यवाणी की जा रही है इसमें। तेलंगाना में बताया जा रहा है कि कांग्रेस आगे है, मध्य प्रदेश में टक्कर है, छत्तीसगढ़ में आगे है, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल रजत जी आपके पास आएंगे, मध्य प्रदेश को लेकर आपका अपना आकलन, जो बात कही जा रही कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? छोटा सा जवाब तो मैं जी आरपी जी बोल दीजिए। ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं ना, मुझे समझ लगता है कौन से लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था, जिन्होंने पोस्टल बिल लाया था, अखिलेश आपको याद होगा जब इंडियन एक्सप्रेस पर किस प्रकार का कुठाराघात किया था और पूरा जो अखबार था वो बंद कर दिया गया था। जहां फिर नेहरू जी ने जिस प्रकार से गला घोटा था मीडिया का, वो सबको जानकारी है। तो आप कृपा कर जी मौका मिलना चाहिए। हम उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें मणिपुर में अनुमा जी बात पूरी कर लेते हैं, थोड़ा समय की कमी है, हमारे विशेषज्ञ जो है इनकी बात पूरी सुन लेते हैं। जी देखिए क्या हुआ मध्य प्रदेश में, जिस डिस्टिंक्ट तरीके से, एक अनोखे तरीके से शिवराज जी ने महिलाओं को एक डिस्टिंक्ट वोट बेस बनाया, वो हकीकत में देखिए किसी भी प्रदेश में ऐसा डिस्टिंक्ट वोट बेस कहीं नहीं बना। एक अलग लगाव है वहां पे महिलाओं का शिवराज जी के साथ, और शिवराज जी के साथ जो कनेक्ट है, उनका जो कम्युनिकेशन है, सीधे उनको एड्रेस करता है। ऐसा शायद ही कोई एक रेप्लिका मॉडल होगा किसी भी और स्टेट में, तो ये एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। दूसरा एक चीज जो कांग्रेस के लिए थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है कि कमलनाथ जी को, जो कि अच्छे वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, जहां पे वो यूथ को कितना एंथूज कर पाएंगे, कितना उनके अंदर इमोशनल डायरेक्ट अटैचमेंट कर पाएंगे, वो अपने आप में डाउटफुल है। मैंने आज तक मध्य प्रदेश में किसी को इमोशनल कमलनाथ जी के लिए होते हुए कि वो उनका मुख्यमंत्री, एक एस्पिरेशनल मुख्यमंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के, ऐसा मैंने किसी भी युवा को नहीं देखा। जीतू पटवारी जी पॉकेट्स में लीडर्स हैं कांग्रेस के, लेकिन कमलनाथ जी कभी भी किसी भी समय में मेरे इंटरेक्शन में मुझे नहीं लगा कि किसी के अंदर वो एस्पिरेशनल एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करते हैं। एज फैक्टर उनके अगेंस्ट नहीं बिल्कुल, और वो भी और दिग्विजय जी भी, मतलब ये तो कल के लीडर्स हैं। जो फ्यूचर लीडर्स हैं कांग्रेस ने तो कल्टिवेट ही नहीं किया। अब कर्नाटक में उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था कि जो उनके पुराने लीडर्स शिव कुमार और सिद्धरामैया, उनको प्रोजेक्ट किया, पर दोनों एक तो कम से कम 10-15 साल यंगर हैं कमलनाथ और दिग्विजय से, और दूसरी बात यह है कि शिव कुमार में इतनी एनर्जी थी कि उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। कुर्सी तो लेकिन सिद्धरामैया जी को मिली, मैंने शिव कुमार ठीक है, वो तो ठीक है, पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, मतलब छिंदवाड़ा में रहे वो 5 साल, पर उन्होंने टूर किया, उन्होंने ये एनर्जी दिखाया है जो शिव कुमार ने दिखाया। फर्क आता है सिद्धरामैया जी और कमलनाथ जी के बीच में। जब सिद्धरामैया जी पिछले चुनाव में कंटेस्ट कर रहे थे, 5 साल का उनकी सरकार चली थी, और वो 5 साल के सरकार के आधार पे उन्होंने काफ़ी प्रॉमिसेस लोगों को किया। यहाँ पे आप मध्य प्रदेश में देखें, कमलनाथ जी का सरकार जो था वो बहुत ब्रीफ था, और एक तरह से उनकी लीडरशिप ही एक कारण थी कि वो सरकार फाइनली गिरी उस समय। बिल्कुल, मैं भी उस राज्य में 3 साल बिता चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने ये जो रजत जी ने बात कही वो मैंने राज्य में देखा है। दैट एंड इसलिए मैंने पहले शो में कहा, तीसरी और चौथी राउंड की कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी ने फैसला किया कि हम अब शिवराज जी को जो कैंडिडेट्स चाहिए सब दे देंगे, क्योंकि पार्टी को उस समय लगा कि अगर चौहान जी कैंपेन में पूरी तरह से नहीं भाग लेंगे तो पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। बिल्कुल संदीप जी, और सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर बाय चांस ये नतीजे सही निकले तो फिर मोदी जी, अमित शाह जी जो भी चाहे ना चाहे, शिवराज सिंह चौहान को तो बनाना ही पड़ेगा ना मुख्यमंत्री। लेकिन एक बात है कि मध्य प्रदेश में आएगा तो, जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है ना कि मध्य प्रदेश में आएगा तो कमल ही, या तो कमल का फूल आए या कमलनाथ आए, लेकिन आएगा कमल। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूँ मैम, समय की बहुत कमी है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर।